सो hey guys, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज की जो बातें हैं मतलब क्या ही बोले। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हम ट्रांसफ़र्स के बारे में बात करेंगे। मतलब ये जो बारसा का ये जो झमेला चल रहा है ना ट्रांसफ़र मार्केट में, तो सबसे पहले इसकी बात करना चाहूँगा एंड उसके बाद मैं बोलूँगा कि बारसा की जो मैच थी एंड रियल मैड्रिड का जो मैच में हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बोलूँगा। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो अभी गुंडोगान की सिचुएशन चल रही है कि गुंडोगान बार्सिलोना लीव करने वाले हैं एंड आई थिंक वो मैनचेस्टर सिटी वापस जाएंगे या कोई और क्लब जाएंगे पता नहीं, बट सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इल्कay गुंडोगान जो है वो मैनचेस्टर सिटी ही जाएंगे। एंड ये हुआ क्यों है, ये हम सबको पता है कि बार्सिलोना जो है फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं। डैनी ऑल्मो को खरीद तो लिया है बट उसे रजिस्टर तो कर नहीं पा रही है। बट अगर हम सबसे जो पहला मैच था उसमें रीजंस आए कि डैनी ऑल्मो फिट नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई, इसलिए वो पहला मैच नहीं खेल रहे हैं। ये करे वो करे, ये सब कुछ जो है मीडिया में क्लब की तरफ से ही फैलाया जाता है, क्योंकि डैनी ऑल्मो को रजिस्टर करने की अभी अपनी हैसियत है नहीं। हमारे जो बाकी की जो ट्रांसफ़र न्यूज़ आते रहते हैं कि बार्सिलोना वांट टू साइन ये वो, ये सब कुछ आप छोड़ो। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई साइनिंग होगी, क्योंकि अभी गुंडोगान जैसा बड़ा प्लेयर जो पिछले सीज़न वन ऑफ मतलब बेस्ट प्लेयर था बार्सिलोना के लिए, आप यमाल बोलो, यमाल यंग है, यमाल ने अच्छे जो मोमेंट्स क्रिएट किए। बट मिडफील्ड जो ऐसा इलाका है फुटबॉल में जहाँ पर अगर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है तो आप कोई भी मैच नहीं जीत पाते। एंड हमारा पिछले साल भी वही हाल था कि मिडफील्ड में कोई प्लेयर नहीं रहते। मतलब इंजर्ड बहुत है, गावी इंजर्ड रहा पूरे सीज़न, गावी नहीं रहा। पेड्री हम देखते आ रहे हैं कि कितने इंजर्ड रहते हैं। 20 में से 5 मैच वो खेलते हैं, बाकी मैच पेड्री इंजर्ड रहते हैं। फ्रेंकी डियोंग बीच में इंजर्ड हुए थे, उसके बाद क्रिस्टेंसन खेल रहे थे हमारे साथ एंड फर्मिन लोपेज थे। एंड इसके साथ एक नाम था, वो था इल्कay गुंडोगान, जो कि मैनचेस्टर सिटी का ट्रेबल वाला स्क्वाड छोड़कर बार्सिलोना आए थे, क्योंकि उनका एक ड्रीम था एज अ मतलब वो बार्सिलोना में एक सक्सेस देखना चाहते थे क्लब के साथ, एक कुछ बड़ा करना चाहते थे क्लब के साथ, इसलिए वो अपना सपना पूरा करने के लिए आए। बट उनके आते ही जो है पहला सीज़न मतलब उनका बुरा गया। एंड ये सीज़न में एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे पास गुंडोगान है, हमने डैनी ऑल्मो साइन किया कर लिया, अटैकिंगली बहुत अच्छे प्लेयर्स है। तभी बार्सिलोना की न्यूज़ आती है कि भाई हमें बेचना नहीं है फ्रेंकी को, हमने बेचना नहीं है फरहान को, लॉन्गले को नहीं बेचना है, हमें डैनी ऑल्मो को रजिस्टर करना है। तो हमें बेचना है किसको? हमें बेचना है इल्कay गुंडोगान को, जो कि हमारा पिछले सीज़न वन ऑफ द बेस्ट मतलब बेस्ट मिडफील्डर रहा था। तो हम उसे बेचकर डैनी ऑल्मो को जो है वो रजिस्टर करने वाले हैं। एंड इसके बाद हम आई थिंक सेल करेंगे लॉन्गले को। विक्टर ओके की न्यूज़ आ रही है एंड आई थिंक विक्टर ओके लोन पर नहीं जाएंगे, परमानेंट डील होगी, तो सैलरी में थोड़ी सी का मतलब जगह बन जाएगी एंड उसमें हम डैनी ऑल्मो को रजिस्टर कर पाएंगे इन अ टीम, जहाँ पर हमारे पास अभी डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है। इस ट्रांसफर मार्केट पर आते हुए हमारे जो टारगेट्स थे, सबसे पहले तो वो बोलूँगा कि टारगेट्स जो थे, सबसे पहला टारगेट था कि हमें डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए था, जो जावी ने पिछले सीज़न बहुत लैक किया था इन ओवर सिस्टम। एंड दूसरा जो है, जो हमें लेफ्ट विंगर चाहिए था, क्योंकि राइट विंग पर हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं, बढ़िया प्लेयर्स हैं, बट लेफ्ट विंग पर हमारे पास कोई प्लेयर है नहीं। इस बारे में क्लब सोचता है कि हमें जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है उन्हें हमें खरीदना है नहीं, हमें खरीदना है जो कि हमें नहीं चाहिए। हमने देखा यूरोज़ में डैनी ऑल्मो अच्छा किया, तो हम फैंस को खुश करने के लिए इन सबको नहीं लाते हैं, हम लेकर आते हैं डैनी ऑल्मो को, जो कि आएगा 60 मिलियन में। एंड फाइनेंशियली ये बहुत बड़ा टेक था कि 60 मिलियन तो छोटी अमाउंट तो है नहीं, बड़ी अमाउंट है 60 मिलियन। उसमें हम डैनी ऑल्मो लेकर आएंगे। हम दूसरे किसी प्लेयर्स को डिफेंसिव प्लेयर्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम लेफ्ट विंगर की तरफ नहीं जाएंगे, हम लेकर आएंगे मतलब डैनी ऑल्मो के प्रोफाइल के। हमारे पास पाब्लो तोरे इस सीज़न वापस आए हैं जो टीम में रुकेंगे। फर्मिन लोपेज का ओलंपिक इतना अच्छा गया है जिन्हें हम खिला सकते हैं। पेड्री हमारे पास, गावी रिटर्न कर रहे हैं, फ्रेंकी डियोंग रुक रहे हैं, 5 प्लेयर्स। इसके साथ हमारे पास था गुंडोगान, जो कि 6 मिडफील्डर्स हमारे पास थे। एंड उसके बाद हमने नहीं यार, हमें डैनी ऑल्मो चाहिए, क्योंकि हमारे पास लैक करता है एक सेकंड स्ट्राइकर, एक 10 नंबर का प्लेयर, जो कि एज ए स्ट्राइकर जैसा खेल सके, स्ट्राइकर के बिहाइंड। मतलब लेवेंडोव्स्की जो है स्ट्राइकर रहते हैं जो पीछे नहीं आ सकते अगर वो स्ट्राइकर है, बट अगर डैनी ऑल्मो रहेंगे तो लेवेंडोव्स्की पीछे आ सकेंगे, डैनी ऑल्मो आगे जाकर उनकी पोजीशन ले ले पाएंगे, मतलब वहाँ पर चांस क्रिएशन ज़्यादा बनेगा। डैनी ऑल्मो भी अच्छे गोल स्कोरर हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि डैनी ऑल्मो की साइनिंग गलत है, कि डैनी ऑल्मो बेकार प्लेयर है, ये सब के क्यों लिया, क्या लिया। एंड बट नीड नहीं थी ना,
आपको नीड क्या थी? आपके पास डिफेंसिव प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि काउंटर्स पर हमने देखा कि पिछले साल हमने कितने गोल खाए हैं। एंड सो उसी के चलते मैं पहले मैच पर आता हूँ। जो बारसा वेलेंसिया का मैच हुआ था, वहाँ पर जब वेलेंसिया काउंटर मार रही थी तो हम कितनी इजीली खुल रहे थे, क्योंकि हमारे पास एक डिफेंसिव प्लेयर नहीं है। हम मिडफील्ड में अगर वहाँ पर बॉल लूज़ करते हैं तो हमारे सेंटर बैक्स हैं, बट हमारे पास अभी अराहू नहीं है। दिसंबर जनवरी तक अराहू नहीं आएंगे। हमारे पास रहेंगे पाउ कुबारसी, जो कि एक अच्छे प्लेयर है, बट फिर भी एक 17 साल का एक लड़का ही है वो। उसके बाद हम जाएंगे किसके सामने? सो रुकावट के लिए खेदे। एंड जो हमारे बैकलाइन है, पाउ कुबारसी हो गए, इनिगो मार्टिनेज हो गए, एंड लॉन्गले तो नहीं खेलेंगे। मिकेल फेक को भी हम आई थिंक बेचने वाले हैं। हमारे पास फिर रहते हैं जूल्स कुंडे, जेरार्ड मार्टिन को हमने एज फर्स्ट टीम में लिया है अब। उसके बाद बाल्डे है हमारे पास। इतने प्लेयर्स है जो कि काफ़ी है अराउ के आने तक। हमारे पास फ्रंट लाइन में भी अच्छे प्लेयर्स है, बट जो मेन पोजीशन है एक विंगर, जो कि हैंसी फ्लिक के सिस्टम में चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। इसके लिए हम वेलेंसिया के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे थे। तो ये सब छोड़ो, हमने जीत लिया आखिर मैच, पेनल्टी मिल गई हमें। रफीनिया अच्छा खेला, रफीनिया का अच्छा प्लेयर है। मैंने कभी नहीं बोला कि रफीनिया को आप बेचो, रफीनिया का अच्छा प्लेयर है। उसके बाद हम लेमिन यमाल को जानते हैं कि वो अच्छा खेलता है, खेलेगा। एंड वो एक जनरेशनल है यार, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे कि यार ये प्लेयर नहीं ना, ये नहीं अच्छा, बट वो अच्छा है, वो करके दिखाएगा। बट फिर भी वो 17 ईयर्स का है। आप उसको कितना खिलाओगे? आपको राइट विंग पर रफीनिया को तो 1-2 गेम्स खिलाने पड़ेंगे, उसको आराम देना पड़ेगा। वो हर कंटिन्यूस हर मैच तो नहीं खेल पाएगा, बड़े मैचेस के लिए उसको संभालना पड़ेगा। लेफ्ट विंग पर हमें एक अच्छा प्लेयर चाहिए था, जो कि मुझे नहीं लगता अब इस सीज़न आएगा। कोई लोन पर प्लेयर लेकर आए तो परमानेंट, मैं अभी कह रहा हूँ परमानेंट। आप अगर एक्सपेक्टेशन रख कर रहे हैं कि परमानेंट हमारे पास एक प्लेयर आने वाला है लेफ्ट विंग पर, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत बड़ी मुश्किल्स है, मतलब मुश्किल है। जो लपूर्ता स्टेटमेंट्स देता है कि हम निको विलियम्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्यों नहीं लेकर आए? यही रीज़न था। जब डैनी ऑलमोस्ट साइन हुआ था तब ही हमें जान लेना चाहिए कि हम नहीं साइन कर सकते, हम नहीं उसके 60 मिलियन दे सकते। अगर हम उसे रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये पैसा देकर इसे ले ले आएंगे। एंड नए प्लेयर को, जो लेफ्ट फिंगर रहेगा, वो ज़्यादा सैलरी मांगेगा, उसे हम कैसे रजिस्टर कर पाएंगे? तो ये तो छोड़ो यार, क्लब के बारे में और बात करने जाए तो 1 घंटे भर मतलब हम बात कर सकते हैं। एंड सो नेक्स्ट जो बात रहेगी वो रहेगी रियाल मैड्रिड की। सो रियाल मैड्रिड का जो फर्स्ट मैच हुआ तो सबने एक्सपेक्ट किया था कि रियल मैड्रिड का ये स्क्वाड है, ये तो तोड़ देगा मायोर्का को 4-5 गोल से। तो ये रियल मैड्रिड आसानी से जीत जाएगी किलियन एम्बापे का। एंड रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड का फर्स्ट मैच जो था वो था मायोर्का के अगेंस्ट। एंड मायोर्का जो टीम है वो 15th आई थी पिछले सीजन। एंड सबने ये मतलब रियल मैड्रिड फैंस ने एंड बाकी भी फैंस ने ये मतलब उनको पता था कि यार इतनी अच्छी स्क्वाड है, एम्बापे जैसा प्लेयर है, और विनीशियस जैसा थ्रेड है आपके पास, रॉड्रिगो जैसा जिसने पिछले सीजन इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, आपके पास मिडफील्ड में जूड बेलिंगम है। तो आप कैसे ऐसे 15 नंबर्स के टीम के सामने तो आप झुकने वाले हैं नहीं, आप तो उन्हें तोड़कर ही आओगे। बट द सिचुएशंस बिकमिंग डिफरेंस जो हुआ मैच के बाद, मतलब अभी ट्रोल होंगे रियल मैड्रिड के मतलब ये मैच के बारे में बात। बट देखो यार, फर्स्ट मैच था किलियन एम्बापे के साथ। रियल मैड्रिड से टोनी क्रूस जा चुके हैं। मिड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इस मैच में वो थी मिडफील्ड में। मिडफील्ड हैंडल करने वाला एक प्लेयर था, वो था टोनी क्रूस। एंड वो जाने के बाद थोड़ी अनस्टेबिलिटी जो है वो रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में दिखी। जूड बेलिंगम यहाँ से वहाँ भागता रहा। वो सारे मतलब बेलिंगम इज़ टॉप। मैं मैं अभी कहूँगा कि जो भी यंगस्टर है एज ए पोटेंशियल इन मिडफील्ड, जो यंगस्टर्स है उनमें सबसे अब जो टॉप है ना वो जूड बेलिंगम है, जिसने हमें पिछले सीज़न आते हुए ही दिखाया था कि वो क्या कर सकता है। एंड आई थिंक उसका गेम भी अच्छा था। बट प्रॉब्लम ये थी कि फिनिशिंग नहीं हो पा रही थी, मिडफील्ड में बॉल चल नहीं पा रही थी। मायोर्का ईजिली बॉल रिकवर कर पा रही थी, ईजिली पासिंग हो रही थी। मैड्रिड की जो प्रेसिंग थी वो बहुत मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा था। कारवाल इतना तगड़ा परफॉर्मेंस देकर आया यूरोज़ में, बट कल का जो मैच था रियल मैड्रिड का उसमें कारवाल बहुत गंदा था। मुझे नहीं लग रहा कारवाल ये वो कारवाल है जो यूरोज़ में खेला है।
उसके बाद फर्नल मेंडी ने जो लास्ट में रेड कार्ड लिया, कोई रीज़न नहीं था रेड कार्ड लेने का, बट फिर भी उसने वो टैकल किया। फ्रस्ट्रेट हो गए थे एट द एंड ऑफ द गेम सारे रियल मैड्रिड प्लेयर्स, क्योंकि गोल मारना चाह रहे थे एंड गोल आ नहीं रहा था। मैंने एंcelotti को भी कभी इतना फ्रस्ट्रेट होते हुए नहीं दिखा कि मुझे उसके चेहरे पर टेंशन दिखी यार कि कुछ तो गड़बड़ है स्क्वाड में। एंड एंcelotti को वो प्रॉब्लम समझ में आ चुके हैं एंड वो उस पर बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्यूशन निकालना जानता है। एक बड़ा मैनेजर है एंड एक बड़ी टीम के साथ उसे मैनेज किया है पिछले सीज़न उसने, विदाउट स्ट्राइकर जो किया है वो पूरी दुनिया जानती है। एंड इस साल अगर उसके पास किलियन एम्बापे जैसा प्लेयर है तो वो जानता है कि मुझे इस सीज़न करना क्या है। सो एंcelotti संभाल लेगा फिर, ऐसा कहते हैं रियल मैड्रिड फैंस। एंड मुझे भी लगता है कि इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, पहला ही मैच था, ऐसा नहीं कि सीज़न एंड हो गया। तो 2 मैच लगेंगे थोड़ा सेटअप होने में मिडफील्ड में। उसके बाद थोड़ा-सा जो है आई थिंक जो विनीशियस एम्बापे का जो बातचीत एंड लिंकअप जो है वो बेटर होना चाहिए, और भी एम्बापे को थोड़ा सीखना चाहिए, और मतलब मैड्रिड के लेवल पर अगर वो खेल रहा है तो उसे और ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड ही इज़ अ टॉप प्लेयर, पता है हमें सबसे ज़्यादा। अगर उन रियल मैड्रिड में कोई चाहता है किसी प्लेयर को तो वो किलियन एम्बापे है, क्योंकि लगभग 3 से 4 साल उसने वेट करा है मैड्रिड को, मैड्रिड के फैन बेस को। एंड अब अगर वो आए एंड फर्स्ट मैच में ऐसा होगा तो उस पर तो लोग चढ़ेंगे। सो आई थिंक नेक्स्ट मैच रियल मैड्रिड अच्छी निकाल लेंगी एंड अगला गेम वीक देखना भी मज़ेदार होगा, फन होगा। अगले गेम वीक में बार्सिलोना जो है वो एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट खेल रही है, निको विलियम्स वर्सेस लैमिन यमाल होगा। एथलेटिक क्लब जो है एर्नेस्टो वालवर्दे बारसा के एक एक्स कोच है, एक्स मैनेजर है, जो कि एक अच्छी फुटबॉल खिलाते हैं, और उन्होंने ही हमें पिछले सीज़न कोपा डेल रे से बाहर निकाला था। तो एक बड़ा गेम है हांसी फ्लिक के लिए। एंड इस मैच से मुझे लगता है कि वेलेंसिया सेकेंड हाफ में इतना अच्छी नहीं रही थी, बट एथलेटिक क्लब ऐसा नहीं खेलता, वो बहुत एग्रेसिवली खेलते हैं। तो वो गेम देखना एक मतलब वो गेम चैलेंज रहेगा फ्लिक के लिए, और उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्लेयर्स को, क्योंकि ये बड़ा गेम है। सो देखते हैं नेक्स्ट मैच में, उन्हें उसका रिव्यू भी अगले वीडियो में आएगा, जब नेक्स्ट गेम वीक होगा वही वीडियो आएगा। ओके, थैंक यू।